हेलो हेलो हेलो। आवाज जा रही है? शांत हो जाइए, शांत एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंट। क्योंकि ए एकदम शांत हो जाइए, एकदम एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को। और जो भी चीजें मैं बोलूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन लगवाऊंगा और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? आपको। आप जवाब दीजिएगा ताकि पता चले कि कितना आपका प्रिपेयर है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर कमी है तो घर पे जाके फिर प्रिपेयर करिएगा, मतलब आप पूरी तरह जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। आइए सर, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन, किसके बारे में? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आई, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, हमने बोला ह्यूमन मतलब अपनी बात कर रहे हैं ना? अरे बोलना। हमने बोला पेयर में क्या होता है इनके पास? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या होता है सर? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मतलब ये ऊपर वाला, क्या ये जो दोनों पोर है उसी की बात हो रही है क्या? तो हमने बोला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पेयर में होता है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये ओपन होता है किसके ऊपर बेटा? अपर लिप्स। किसके ऊपर? किसके ऊपर? आगे बढ़ो। आगे चल के देखा गया कि अंदर जब गए तो क्या मिला हमको? नेजल चैम्बर। क्या मिला? क्या मिला? और हमने बोला किसके थ्रू मिला बेटा? नेजल पैसेज। किसके थ्रू मिला? अच्छा एक बात बताओ, जो नेजल चैम्बर होता है कौन होता है? नेजल चैम्बर। ये खुलता है क्या? किस में खुलता है? फेरिंग्स में। किस में खुलता है? अच्छा एक क्वेश्चन और, हमने बोला अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। अच्छा, फूड के लिए, एयर के लिए जो कॉमन रास्ता होता है वो कौन होता है? फेरिंग्स। कौन होता है? फिर से बोलो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ किधर खुलता है? नेजल चैम्बर। कहां खुलता है? कहां खुलता है? किसके थ्रू खुलता है? नेजल पैसेज। किसके थ्रू खुलता है? अच्छा एक बात बताओ, जब और अंदर जाएंगे तो वो ओपन किस में होता है? फेरिंग्स। किस में होता है? फेरिंग्स। और जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन रास्ता किसके किसके लिए होता है? फूड और एयर। फूड और एयर। आगे बढ़ो, लिखा है यहां पे कि दी फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। मतलब फेरिंग्स के भी आगे चलोगे तो लैरिंग्स मिलेगा क्या? यस सर। उसके बाद ट्रैकिया मिलेगा क्या? यस सर। तो ये सीरीज याद रखिएगा, कौन सा? कि सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, फिर किसके थ्रू? नेजल पासेस। खुलता है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है कॉमन रास्ता दो लोग के लिए, पहला फूड, दूसरा एयर। और भैया फेरिंग्स किसके थ्रू? लैरिंग्स। कहां खुलता है? ट्रैकिया में। बरोबर याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़ते हैं कि जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। कुल मिला जुला के हम बोल सकते हैं कि जो लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज। और सर कार्टिलेज जो होता है ये सॉफ्ट बोन होता है। क्या होता है? सॉफ्ट बोन। अच्छा एक बात बताओ, बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है? सुनना सर, जो बोन है वो नॉन प्लीएबल होता है। क्या होता है? नॉन। लेकिन कार्टिलेज क्या होता है? प्लीएबल। क्या होता है? प्लीएबल। बोलो समझ में आया? यस सर। अगर वो नॉन प्लीएबल है तो मतलब वो हार्ड है। क्या है? हार्ड। लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट है। आगे, विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। अच्छा बताओ, कौन साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है? लैरिंग्स, फेरिंग्स। कौन करता है? कौन करता है? इसीलिए उसको साउंड बॉक्स बोला जाता है। क्या? आगे बढ़ो, एंड हेंस कॉल्ड दी साउंड बॉक्स। इसीलिए क्या कहलाता है? साउंड बॉक्स। आगे, ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, नाम होता है इपीग्लॉटिस। अच्छा, जब हम खाने को निगलते हैं, swallowing मतलब निगलते हैं, तो भैया जहां से अंदर जाता है वो एरिया ग्लॉटिस कहलाता है। क्या? यस सर। अच्छा, कभी कभी हम खाना और सांस दोनों एक साथ ले लेते हैं तो ऊपर का जो कवरिंग होता है जो कार्टिलेज का बना होता है और लटका होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप।
नाम होता है एपिग्लॉटिस। वो कवर करता है क्या? यस सर। कभी कभी सांस खाना एक साथ तो ऊपर उठ जाता है क्या, और उसमें थोड़ा तिनका चला जाता है खाने का क्या, तो खांसी आने लगती है। बोलो हाँ या ना? ठीक। हमने बोला ड्यूरिंग सोलोइंग, जब हम खाना निगलते हैं तो आपके ग्लॉटिस को कवर कौन करता है? एपिग्लॉटिस। कौन करता है? चीखो, कौन करता है? एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का बना होता है क्या? लटका होता है क्या? इसीलिए उसको फ्लैप बोलते हैं क्या? आगे बढ़िए, लिखा है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स ट्रैक। समझ में आया कितना? हमने बोला एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसके एंट्री को? फूड के एंट्री। किस में करता है? लैरिंग्स में। अगर चला गया आपकी आवाज भी सही नहीं निकलेगी। अब मेरे साथ बोलना एक साथ, पूरी सीरीज एक बार पढ़ेंगे हम लोग क्या। अच्छा, सबसे बाहर कौन है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कौन है? चीखो, कौन है? उसके अंदर नेजल चैम्बर। कौन है? कौन है? अच्छा, नेजल चैम्बर किसके थ्रू पास हो रहा है? नेजल पैसेज। किसमें खुल रहा है? फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन रास्ता है क्या? यस सर। पहला फूड, दूसरा एयर। अच्छा, फेरिंग्स आगे लैरिंग से बढ़ रहा है क्या? अच्छा, किसमें खुल रहा है? के ट्रैकिया। किसमें खुल रहा है? ट्रैकिया। अच्छा, लैरिंग जो होता है कार्टिलेज का बना होता है क्या? साउंड का प्रोडक्शन करता है क्या? इसीलिए इसको बुलाता है साउंड बॉक्स। आगे बढ़ो। हमने बोला ग्लॉटिस का नाम सुना है? अच्छा, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, कार्टिलेज का बना होता है, फ्लैप लाइक होता है। अच्छा, ये किसके एंट्री को प्रिवेंट करता है? फूड। किसके एंट्री? फूड। बरोबर समझ में आया कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ो। ट्रैकिया कैसा ट्यूब है बेटा? स्ट्रेट। कैसा ट्यूब है? स्ट्रेट। और लिखा है एक्सटेंडिंग अप टू दी मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अच्छा, ट्रैकिया ऐसे ही आता है? बोलो हाँ या ना? यस सर। स्ट्रेट ट्यूब है? बोलो हाँ। यस सर। हमने बोला ये थोरैक्स होता है ना? यस सर। इसके अंदर जो कैविटी होगा थोरैसिक कैविटी होगा क्या? इसके बीचों बीच आएगा क्या? इसीलिए बोला गया मिड थोरैसिक कैविटी। अच्छा, एक बात बताओ, जो आपका वर्टिब्री है, कौन सा वर्टिब्री? कौन से? थोरैसिक वर्टिब्री के कौन से पोजीशन? फिफ्थ। डिवाइड हो जाता है क्या? और सर डिवाइड होता है तो प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है क्या? आगे बढ़ो। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म दी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। फिर ये रिपीट करेगा क्या? बोलो हाँ या ना? यस सर। और जब रिपीट करेगा तो बनेगा सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आगे, एंड ब्रोंक्यूल एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और जो इसका आखिरी छोर होता है, सबसे पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल होता है, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, और सबसे लास्ट में एल्वियोलाई। क्या होता है? क्या होता है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, आंख बंद करके बोलना, मैं बोलूंगा उसके बाद जवाब देना। सबसे बाहर, सबसे बाहर, उसके अंदर गए, किसके थ्रू? किसमें खुला? फेरिंग्स। किसमें खुला? भैया कॉमन होता दो के लिए, पहला, दूसरा। अच्छा, हमने बोला फेरिंग्स किसके थ्रू? लैरिंग्स। किसमें खुला? ट्रैकिया। लैरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए बोलते हैं उसको ना 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 ना, ये साउंड का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए बोलते हैं इसको। अच्छा, हमने बोला ऊपर ग्लॉटिस होता है, किससे कवर्ड होता है? कार्टिलेज का बना होता है। अच्छा भैया, ये प्रिवेंट करता है किसके एंट्री को? और ड्यूरिंग सोलोइंग, ड्यूरिंग सोलोइंग। याद रहेगा? यस सर। अच्छा, स्ट्रेट ट्यूब कौन है? ट्रैकिया। कौन है? कहां से आया है? मिड थोरैसिक कैविटी। अच्छा बताओ, डिवाइड हुआ है क्या? अच्छा, कौन से वर्टिब्री से? कौन से? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। क्या बोलोगे? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। बरोबर याद रहेगा? यस सर। और डिवाइड होता तो किसमें डिवाइड होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई। किसमें? किसमें? और हमने बोला उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, लास्ट में। याद हो गया? पूरी एनसीईआरटी का पैरा आपको लगभग याद हो गया। चलिए सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगला क्या लिखा है कि द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय क्या? आर सपोर्टेड बाय
इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो बना होता है हाइलिन कार्टिलेज का। किसका बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज। मेरे साथ बोलना, पहला नाम क्या लिखा है? ट्रैकिया। पहला नाम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कौन? ब्रोंकाई। कौन? इनिशियल। सब सपोर्ट लेते हैं किस रिंग का? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। शेप कैसा होता है? अच्छा, ये खुला हुआ पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ? बरोबर याद रहेगा? यस सर। तो मेरे साथ तेज से चीखना, पहला, दूसरा, तीसरा, अगला। कौन? साथ में सपोर्ट मिलता है। किससे मिलता है? अच्छा, इसका शेप कैसा होता है? सी शेप। कैसा होता है? सी शेप। आगे, each terminal bronchiole gives rise to number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। अच्छा, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है वहां से क्या निकलते हैं? बहुत सारे, क्या बोला? बहुत सारे इर्रेगुलर वॉल वाले। कैसे? इर्रेगुलर वॉल वाले क्या निकलते हैं? बैग लाइक वैस्कुलर एक स्ट्रक्चर निकलता है। नाम बताओ? एल्वेलाई। नाम बताओ? एल्वेलाई। नाम बताओ? एल्वेलाई। अब मेरे साथ बोलना, जो बोलने के लिए कहूंगा वो। हमने बोला एल्वेलाई की बात कर रहे हैं। यस सर। बहुत सारे होते हैं। यस सर। थिन होते हैं। यस सर। इर्रेगुलर होते हैं। यस सर। वेस्कुलराइज्ड होते हैं। यस सर। बैग लाइक होते हैं। यस सर। कौन होते हैं? एल्वेलाई। कौन होते हैं? एल्वेलाई। अब मेरे साथ बोलना, मैं पूछूंगा। हमने बोला एल्वेलाई बहुत सारे, एल्वेलाई बहुत सारे। कैसे? थिन और इरेगुलर और वेस्कुलर। याद रहेगा? यस सर। टर्मिनल ब्रोंकियोल से ही निकलता है ना? यस सर। ये सारे के सारे एल्वेलाई के पहले जितने होते हैं सब होते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या होते हैं? क्या होते हैं? कंडक्टिंग। और जो आपका एल्वेलाई होता है वो रिस्पायरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट होता है। तो मेरे साथ बोलना सीरीज से। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। चलो पहले बोलो, सबसे बाहर, सबसे बाहर, उसके अंदर, उसके अंदर, और सबसे अंदर फेरिंग्स। कौन? कौन? अच्छा, फेरिंग्स किसमें खुला? लैरिंग्स। लैरिंग्स से ट्रैकिया, लेकिन ट्रैकिया का ऊपरी हिस्सा ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड। अच्छा, लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स, बना होता है कार्टिलेज का। अच्छा, एक बात बताओ, हमने बोला ट्रैकिया डिवाइड होता है कौन से थोरेसिक वर्टिब्री? फिफ्थ। कौन से? फिफ्थ। आगे बढ़ो, हमने बोला डिवाइड होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके बाद कौन आता है? इनिशियल ब्रोंकियोल। उसके बाद कौन आता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये सारे के सारे होते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और हमने बोला उसके बाद एक्सचेंजिंग पार्ट का नाम बताओ? एल्वेलाई। एक होते हैं बहुत सारे? ठीक होते हैं? थिन। अच्छा, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। बरोबर याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़ो, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेस, मिलकर द लंग्स। क्या बनाते हैं? लंग्स। अगर आपसे पूछा जाए लंग्स किससे किससे बनता है, तो आप बोलोगे एक जाल है। क्या है? जाल है। और ये जाल किसका है? ब्रोंकाई का, ब्रोंकियोल का और एल्वेलाई का। तीन नाम लेना। लंग्स पहला किससे बनता है? दूसरा, तीसरा, सारे मिलकर बनाते हैं लंग्स। क्या बनाते हैं? लंग्स। अपने पास कितने लंग्स होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर ऑफ प्लेउरा, या इसी को प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अपने लंग्स के पास क्या डबल प्लूरल मेम्ब्रेन होता है? यस सर। डबल प्लूरल मेम्ब्रेन होता है? यस सर। आगे लिखा है विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ये जो डबल मेम्ब्रेन होता है इसके बीच में फ्लूइड होता है। क्या? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़िए, लिखा है इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन दी लंग्स सरफेस। कभी कभी हम जंप करते हैं, यस सर, तो हमारे लंग्स के सरफेस के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। क्या करता है? कम। बरोबर याद रहेगा? यस सर। इस पे मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं, शायद आपको पता नहीं कि यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है।
आगे लिखो, लिखा है कि द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। भाई साहब जो बाहर होगा तो ये हमारा थोरेक्स है, क्या है? थोरेक्स, तो उसकी तरफ होगा ना? यस सर। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो थोरेक्स की तरफ होता है और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लंग सरफेस की तरफ होता है। तो लिखा है कि वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग्स सरफेस। एक लाइन में बोलना, हमने बोला आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होता है? थोरेसिक लाइनिंग। और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होता है? लंग सरफेस। याद रहेगा? यस सर। आगे आइए, लिखा है कि द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। ये हमने पहले बताया था कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये कौन सा पार्ट होता है? कंडक्टिंग। कौन सा? कंडक्टिंग। कौन सा? कंडक्टिंग। वेयर एज द एल्वियोलाई एंड दियर डक्ट्स फॉर्म द रिस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा बताओ, हमने अगर पूछा चीखो भाई, हम ही चीखेंगे, हमको 4 मई को पेपर नहीं देना है। किसको देना है? आपको। तो चीखेगा कौन? आप। हम तो चीख रहे हैं इसलिए ताकि आपका कुछ थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो भाई साहब मैं चीख रहा हूं, आज चीख रहा हूं, कल 8 से 10 चीखूंगा, फिर 10 से 12 चीखूंगा, फिर 12 से 2 चीखूंगा। क्यों? ताकि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो सर सुनिएगा, आपसे पूछा जाए कंडक्टिंग पार्ट कहां से शुरू होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल, और हमने बोला एक्सचेंजिंग, क्या बोला? या रिस्पिरेटरी, क्या बोला? पार्ट कौन सा होता है? एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स। याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट अगला लिखा है द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। अच्छा, जब इसी रास्ते एयर जाएगा ना, और जब एयर जाएगा तो यही लेके एल्वियोलाई तक जाएगा ना, तो अगर पूछा जाए कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम बताओ, ट्रांसपोर्ट करना। क्या होता है? क्या होता है? किसको ट्रांसपोर्ट करना और कहां पहुंचाना? एल्वियोलाई। आगे दूसरा काम, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। हवा के साथ साथ फॉरेन पार्टिकल मतलब डस्ट पार्टिकल भी जाते हैं, तो उनको क्या करता है? क्लियर, साफ करता है, हवा को साफ करता है। तो दूसरा काम बताओ, क्लियर करना। क्या होता है? क्लियर करना। आगे, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है कि हमारे कंडक्टिंग पार्ट से म्यूकस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? म्यूकस। बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो बाहर से जो भी 42 डिग्री सेल्सियस वाला एयर आता है तो उस पर पड़ता है म्यूकस और उसको बॉडी के टेम्परेचर के जैसा बना देता है। यह बात है गर्मी की। कौन सी? गर्मी की। ठंडी में बना देता है सेम, कम बाहर अंदर 37, तो उसी के हिसाब से मेंटेन कर लेता है। तो बताओ दूसरा काम क्या है? तीसरा, ह्यूमिडिफाई करना। क्या काम है? क्या है? तो बताओ कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा काम करना क्लियर करना, तीसरा काम करना ह्यूमिडिफाइज। याद रहेगा? यस सर। तो फिर से बताओ, कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम ट्रांसपोर्ट करना, किसको? एटमॉस्फेरिक एयर को। दूसरा काम क्लियर करना, किसको? एटमॉस्फेरिक एयर को। हमने बोला तीसरा काम ह्यूमिडिफाई करना, किसको? एटमॉस्फेरिक एयर को। बरोबर याद रहेगा? यस सर। तो मेरे साथ एक बार और चीखो, इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसी लाइन है? इंपॉर्टेंट। और जाके देखना इस पे क्वेश्चन है। तो अगर बोला जाए कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम बताओ, ट्रांसपोर्ट, किसको? एटमॉस्फेरिक एयर। दूसरा क्लियर करना, किसको? एटमॉस्फेरिक एयर। तीसरा बताओ किसको? एटमॉस्फेरिक एयर। क्लियर रहेगा? यस सर। आगे, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। मतलब एल्वियोलाई से ही जब ऑक्सीजन आता है तो डिफ्यूज होकर ब्लड में जाता है, और जब ब्लड से CO2 बाहर जाना होता है तो एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर बाहर जाता है। तो हमने बोला जो एल्वियोलाई का एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजन का कार्य करता है।
क्योंकि बाहर से जब ऑक्सीजन आता है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो अंदर आना चाहता है, और अंदर CO2 ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो बाहर जाना चाहता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू बेटा? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन मतलब ही होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हमने बोला कि भैया जो एक्सचेंजिंग पार्ट है, बोले तो एल्विलाई है, ये एक जगह है किसके लिए? एक्चुअल डिफ्यूजन। कौन कौन गैस? O2 एंड CO2। और किसके बीच में डिफ्यूजन होता है? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर। याद रहेगा? यस सर। आगे, द लंग्स आर सिचुएटेड कहां है? इन द थोरेसिक चैम्बर। यही तो थोरेसिक चैम्बर है। यस सर, यहां पे है। विच इज एनाटॉमिकली एट एयर टाइट चैम्बर। जब अंदर से देखोगे, एनाटॉमिकली देखोगे, तो आपको कैसा चैम्बर दिखेगा? एयर टाइट। कैसा दिखेगा? एयर टाइट। एयर टाइट मतलब अगर पूछा जाए तो आगे से स्टर्नम, आगे से बगल से रिब्स, बगल से रिब्स, नीचे से डायाफ्राम, नीचे से डायाफ्राम, पीछे से। याद रहेगा? यस सर। ये टाइटली इसको कवर करते हैं, हवा तक जाने की जगह नहीं होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एयर टाइट चैम्बर। तो बताओ भैया, आपका जो लंग्स होता है कहां सिचुएटेड होता है? थोरेसिक चैम्बर में। कहां होता है? और ये कैसा होता है? एयर टाइट चैम्बर। कैसा होता है? आगे लिखा है थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है डॉर्सली। डॉर्सली मतलब आगे की पीछे। पीछे किससे बना होता है? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली किससे बना होता है? स्टर्नम। लेटरली किससे बना होता है? रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड, क्या बेटा? लोअर साइड कैसा होता है? डोम से। कौन होता है? डायाफ्राम। अब मैं पूछूंगा, जवाब दोगे? यस। क्या कि जो थोरेसिक चैम्बर है, कौन है? थोरेसिक चैम्बर किससे? मैं पूछूंगा। एक, डॉर्सली, 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 वेंट्रली, 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 और हमने बोला लेटरली, लेटरली, और डाउन साइड, डाउन साइड। हम लोग कैसा शेप होता है? डोम शेप। कैसा होता है? कैसा होता है? अगर हवा आया तो हो जाता है स्ट्रेट। कैसा हो जाता है? स्ट्रेट। मतलब इंस्पायरेशन के दौरान स्ट्रेट, एक्सपायरेशन के दौरान डोम शेप। याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़ो। लिखा है कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स is such that any change in the volume of the thoracic cavity which reflect in the lungs या pulmonary cavity। भाई सब सिंपल है। अगर हवा आएगा तो पूरे थोरैक्स में बदलाव होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। हवा निकलेगा तो अंदर की तरफ जाएगा, तो बदलाव आपके थोरेसिक कैविटी में भी दिखेगा और आपके पल्मोनरी बोले तो लंग्स में भी दिखेगा। मतलब पूरे आपके मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस भी होगा और एनाटॉमिकली चेंजेस भी होगा। मॉर्फोलॉजिकली जो आपको दिखेगा, एनाटॉमिकली मतलब अंदर सारी चीजें बढ़ेंगी घटेंगी। आगे लिखा है कि भैया सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। जितना भी अरेंजमेंट हुआ है, सब सारी चीजें लगी हैं, वो सारे जरूरी हैं। किसके लिए बेटा? ब्रीथिंग के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अल्टर मतलब चेंज करना। ऐसे हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम को। याद रहेगा? पूरा है ठीक है। आगे अब मैं आपसे पूछूं, जवाब दोगे एक साथ? यस सर। आ जाओ। हमने बोला सबसे पहले कंडक्टिंग पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम किसको किसको क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट। दूसरा बताओ क्या कर रहा है? किसको? तीसरा काम किसको? आए क्यों ह्यूमिडिफाई कर रहा? ताकि टेम्परेचर बराबर हो जाए। आ गया। हमने लोग ये बताओ लंग्स अपना कहां सिचुएटेड होता है? अच्छा, एनाटॉमिकली एयर टाइट होता है। अच्छा, थोरेसिक चैम्बर में अगर मैं पूछूं डॉर्सली कौन होता है? डॉर्सली कौन होता है? वेंट्रली, लेटरली, नीचे की तरफ। शेप बताओ। याद रहेगा? यस सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है, फटाक से जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दो क्या लिखा है? नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। पढ़ो, पहले पढ़ तो लो। आगे लिखा है इट क्लियर इनहेल एयर फ्रॉम पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल। सही है गलत है? सही है गलत है? आगे इनहेल एयर इज ह्यूमिडिफाइड। सही है गलत है?
टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, सही या गलत है? आगे लिखा प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड, ये किसका है? एल्वियोलाई। किसका है? एल्वियोलाई। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो डी वाला हो गया गलत। क्लियर है? यस सर। आगे लिखा द फिगर शोज अ डायग्राम, जो भी फिगर दिया बताओ ए कौन है? ए कौन है? अच्छा हमने बोला बी कौन है? प्लूरल मेम्ब्रेन। सी कौन है? एल्वियोलाई। डी कौन है? बरोबर याद रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया भी है यहां पे, क्या लिखा है यहां, ये सब देख लिया, एक मिनट लिख लो। ये कौन है? कौन है? बी कौन है? सी कौन है? और डी कौन है? याद रहेगा। चलिए ये याद हो गया पूरा। ये आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? सी एल्वियोलाई। क्या यहां सी एल्वियोलाई दिया है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है थिन वॉल्ड, बिल्कुल थिन वॉल्ड होता है, अभी हमने पढ़ा है। यस सर। वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस सर, अभी पढ़ा है। यस सर। आगे फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही जवाब। आगे लिखा है यहां पे डी, क्या लिखा है? डी। डी पे क्या दिया है आपका? डायफ्राम। लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्या ये डाउन की तरफ जाता है इंस्पायरेशन के दौरान? अरे बोलना, जाता है। आगे बढ़ो। लिखा ए क्या है? ट्रैकिया। ए क्या है? लिखा है लॉन्ग ट्यूब। कैसा ट्यूब है? लॉन्ग ट्यूब। लिखा है सपोर्टेड बाय कंप्लीट, ये गलत कर दिया। आगे छोड़ो। बी क्या दिया है? प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड प्रोवाइड कोहेशन अगेंस्ट रबिंग ना फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन। सही है? नहीं। तो ऑप्शन सब पढ़ेंगे, ऑप्शन सब पढ़ेंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अगला लिखा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें मैं वो पॉइंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। सुनिए, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। कितने स्टेज होते हैं? 2। बोल भाई कितने होते हैं? कितने होते हैं? अभी आप जब क्वेश्चन लगा रहे थे तो आपको लग रहा था कि अभी भी मैंने पढ़ा है, अभी अभी मैंने पढ़ा है। ये क्यों? क्योंकि आपने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है, और जब आप चिल्लाओगे तो आपके ब्रेन में सिर्फ यही सारी चीजें गूंजेंगी। लिखा है पहला कौन सा स्टेज होता है? इंस्पायरेशन। कौन होता है? लिखा है ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। ड्रॉन इन, अंदर आ रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। एंड एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन की बात कर। अभी किसकी बात हो रही थी? किसकी बात हो रही थी? इस दौरान एटमॉस्फेरिक एयर क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। सुनो, इंस्पायरेशन के दौरान कौन सा एयर? एटमॉस्फेयर। कौन सा? कौन सा? कहां आ रहा है? अंदर। कहां आ रहा है? अंदर। और एक्सपायरेशन के दौरान, सुनना, एक्सपायरेशन के दौरान कौन सा एयर? एल्वियोलर एयर। कौन सा एयर? कहां जा रहा है? बाहर। कहां जा रहा है? बाहर। आगे लिखा है कि दी मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट, दोनों चीजें दी है। इनटू मतलब अंदर आना, आउट मतलब बाहर जाना, ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जो प्रेशर है, दबाव है, उसका अंतर। अंतर क्या होता है? कम और ज्यादा। एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन ज्यादा है और अंदर बोले तो लंग्स में अगर आपका, एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन ज्यादा है और आपके लंग्स में ऑक्सीजन क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो ये कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट। और भाई साहब प्रेशर ग्रेडियंट जो है, इसकी वजह से प्रेशर बाहर से अंदर लगेगा या अंदर से बाहर? बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, अंदर ऑक्सीजन कम, तो बाहर से चीजें किधर आएंगी? अंदर। अब आओ, एल्वियोलाई में CO2 ज्यादा और एटमॉस्फेयर में कम, तो ये भी एक है प्रेशर ग्रेडियंट। तो बताओ प्रेशर किधर से लगेगा? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? तो CO2 बाहर निकलना चाहेगा। यस सर। अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट ना हो तो भाई साहब आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा गैसेस का, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा गैसेस का, अंदर से बाहर नहीं जा पाएंगे गैसेस, बाहर से अंदर नहीं आ पाएंगे गैसेस। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? ठीक। आगे ध्यान से सुनना। लिखा है
कि इंस्पायरेशन, अब किसकी बात कर रहे हैं? इंस्पायरेशन कैन ऑकर, हो सकता है, यदि, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन कब हो सकता है? यदि, इफ क्या हो बेटा? प्रेशर लंग्स में कम हो, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपेक्षा, तो हो सकता है इंस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि अगर अंदर प्रेशर कम होगा और बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, तभी बाहर से गैस बोले तो ऑक्सीजन का मूवमेंट अंदर होगा, और जब मूवमेंट होगा तभी होगा इंस्पायरेशन। बोलो याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़िए सर। लिखा है दैट इज देयर इज ए निगेटिव प्रेशर, और यहां कौन सा प्रेशर लग रहा है? निगेटिव। याद रखना, इस पे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है। अब मैं पूछू 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 जब मैं कहूंगा तब, क्योंकि अभी बांटेंगे तो ये लोग उसमें जूझ जाएंगे, तो मूवी नहीं देखेंगे। आइए अब मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलो, बोलो 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 बोलो। अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक्सपायरेशन की इंस्पायरेशन आए। अच्छा, तो निगेटिव प्रेशर की पॉजिटिव। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। इन द लंग्स विद द रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन दी, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात तो समझ गए होगे। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा, तो भैया इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन, तो अंदर से बाहर निकलना चाहेगा, यस सर, तो होगा एक्सपायरेशन। यहां प्रेशर निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। मेरे साथ बोलना। हमने बोला कि अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, तो बताओ इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन। हमने बोला कि अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो हमने बोला इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम और एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तो हमने बोला इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, तो बरोबर याद रहेगा? यस सर। अच्छा, हमने बोला यदि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो इंस्पायरेशन हो रहा है, और यहां जो प्रेशर लग रहा है पॉजिटिव की निगेटिव आगे। दी डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिसे हम एक्सटर्नल एंड इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। अच्छा, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। लिखा क्या है? द डायाफ्राम। क्या लिखा है? पहला नाम क्या दिया है? डायाफ्राम। और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ, सेट है, दो हैं, कितने? दो मसल्स हैं। कौन है? मसल्स। एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। क्या बेटा? इंटरकॉस्टल मसल्स। हमने बोला क्या हो गया? दूसरा। बिटवीन द रिब्स, और कहां मौजूद है? बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में, रिब्स के बीच में। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, और ये जो हाई लो वाला अंतर दिख रहा है वो इन्हीं की वजह से दिख रहा है। फिर से मैं पूछ रहा हूं, ऐसा जो ग्रेडियंट है, ये जो अंतर है, किन तीन लोग की वजह से दिख रहा है? नाम बताओ। पहला बताओ डायाफ्राम, पहला बताओ। अच्छा, अब मैं तीन नाम बोल दिया, कितना? तीन, और नंबरिंग मैं किया हूं 2, अभी आप समझ जाओगे। पहला बताओ, पहला बताओ। अब दूसरा बोलोगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और तीसरा बोलोगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और ये दोनों मसल पाए जाते हैं रिब्स के बीच में। कहां पाए जाते हैं? रिब्स के बीच में। अब फिर से बोलो भैया, ये जितना ग्रेडियंट हो रहा है कम और ज्यादा, ये जो भी अंतर हो रहा है कम और ज्यादा, ये किसकी वजह से हो रहा है? तीन लोग। किसकी वजह से? तीन लोग। पहला बताओ, पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ। याद रहेगा? यस सर। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं जनरेट करने में क्या? ग्रेडियंट।
आगे लिखा है इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट, याद रखना ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन, याद रखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the anterior posterior axis, मतलब इस एक्सिस में, किस एक्सिस में, इस, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, आया। अब मेरे साथ जवाब देना, हमने बोला अगर इंस्पायरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो प्रेशर बाहर से अंदर आ रहा है ना जी, मतलब बैलून फूल रहा है कि पिचक रहा है, अब फूल रहा है तो उस पर प्रेशर पड़ेगा ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अगल बगल वाले भी कॉन्ट्रैक्ट, तो थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अब मेरे साथ एक एक वर्ड बोलना, क्या हमने बोला, इंस्पायरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एयर बाहर से आ रहा है, एयर बाहर से आ रहा है ना, और हमने बोला जब अंदर आएगा, अंदर से बात करेंगे, कहां से, अंदर, तो पल्मोनरी का, पल्मोनरी मतलब लंग्स, उसको वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो ये बताओ सबसे पहले जब एयर आएगा तो ऐसे पड़ेगा ना, यस सर, तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा ना, अरे बोल ना, तो सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, अरे बोल ना, यस सर, तो डोम शेप से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। अच्छा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, अब समझने का टाइम नहीं है। हमने बोला जब एयर आया, कौन आया, एयर, कौन आया, एयर, कौन आया, एयर, तो डायरेक्ट प्रेशर पड़ा, यस सर, इस पे ध्यान दो, मेरी हाथों पे, किस पे ध्यान दो, हाथों पे, और जब हाथों पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कौन से एक्सिस में बढ़ रहा है, कौन से एक्सिस, एयर आया, डायफ्राम ऐसे डोम शेप का था, कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉल्यूम बढ़ा, एरिया बढ़ा, बोलो हाँ, कौन से एक्सिस में बढ़ा, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। आगे बढ़ो भाई साहब, आगे लिखा है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप, किधर बढ़ेगा, ऊपर, द रिब्स एंड द स्टर्नम causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। अब मैं एक वर्ड में बोलूंगा, जवाब देना बेटा। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वो इंस्पायरेशन था या एक्सपायरेशन, क्या था, क्या था, एयर अंदर आया, डायफ्राम डोम शेप का था, स्ट्रेट हो गया, वॉल्यूम बढ़ा थोरेसिक चैम्बर का, तो भैया कौन से एक्सिस में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, अगर डायफ्राम का जिक्र होगा तो। अच्छा, हमने बोला इंटरकॉस्टल मसल्स थे ना, अच्छा हमने बोला ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग कौन सा इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल, क्या, इंटरनल की एक्सटर्नल, भैया कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, उसकी वजह से रिब्स भी ऊपर की तरफ आएंगे क्या, जब वो लिफ्ट अप होगा तो रिब्स भी तो लिफ्ट अप होंगे, स्टर्नम भी लिफ्ट अप होंगे। तो एक बात बताओ भैया, अगर पूछा जाए कौन से एक्सिस में, पीछे वाला हिस्सा डॉर्सल, आगे वाला वेंट्रल, इसीलिए हो गया डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, याद रहेगा, यस सर। आगे बढ़ो, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, जिससे देखा गया कि पूरी तरह जो थोरेसिक वॉल्यूम है वही बढ़ गया, causes a similar increase in pulmonary volume, और देखा गया वैसे ही आपका pulmonary volume भी बढ़ा। An increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure, और भाई साहब देखा गया कि pulmonary volume में बढ़ने का मतलब क्या है, कि डिक्रीज है क्या, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक pressure which force the air from outside to move into the lungs, that is inspiration। अब मेरे साथ बोलना, मतलब मन कर रहा है बांटने का भी, इधर आइए, अगर आधे घंटे बाद बांट दीजिए, ठीक है, कभी इस गली कभी उस गली, इनको जब देखो उधर से, कभी यहां झांक रहे हैं कभी वहां झांक रहे हैं,
और झांक रहे तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ए, पागल है क्या? नहीं। अब मेरे साथ बोलना, जितनी बातें बताई उसको रिपीट, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आओ। ए, पहले हमने इंस्पायरेशन पढ़ा है क्या? इंस्पायरेशन पढ़ा है क्या? सबकी आवाज आनी चाहिए। इंस्पायरेशन पढ़ा है क्या? एयर अंदर आया क्या? एयर अंदर क्यों आया? क्योंकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर आएगा तो सबसे पहले इस तरह पड़ेगा क्या? तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा क्या? तो डायफ्राम डोम से स्ट्रेट हो जाएगा क्या? तो भैया कौन सा एक्सिस बढ़ा? अच्छा, दूसरा हमने बोला ये बताओ, एयर अंदर आता जाएगा, ठीक है। हमने बोला कौन सा मसल से जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स रहेगा। क्या रहेगा? रिलैक्स। अच्छा, अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लिफ्ट अप होगा कि लिफ्ट डाउन? क्या होगा? क्या होगा? उसकी वजह से रिब्स भी लेफ्ट अप, स्टर्नम भी लेफ्ट अप। तो भैया कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होगा? ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मेरे साथ बोलना, कौन कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा? पल्मोनरी वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? आए आए, बढ़ेगा ना? यस सर। अच्छा आप बताओ, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा या घटेगा? और अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों हो रहा, तो आप बोलोगे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, इसी वजह से इंस्पायरेशन हो रहा है। ओवरऑल सब कुछ बढ़ेगा, ओवरऑल सबका वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आया? यस सर। इंपॉर्टेंट दो चीजें थी, पहला एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, दूसरा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। याद रहेगा? यस सर। आगे लिखा है रिलैक्सेशन। अब सारी चीजें रिलैक्स होने के कगार पे आ गई। रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल की इंटरनल, ठीक है, रिटर्न्स द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू दियर नॉर्मल पोजीशन and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume, and this lead to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs is expiration. जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सब क्या हो जाएगा? रिलैक्स। मेरे साथ बोलना, मेरे साथ। बोल। हमने बोला ये बताओ कि भैया डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था कि रिलैक्स हुआ था? अब वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कम हो जाएंगे। यस सर। दूसरा हमने बोला कि कौन सा मसल्स था इंटरकॉस्टल? एक्सटर्नल। कॉन्ट्रैक्ट किया था? यस सर। अब वो हो जाएगा रिलैक्स। लेकिन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स अब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? और भैया जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट और वो रिलैक्स, मतलब क्या होने वाला है? एक्सपायरेशन। या क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन। डायफ्राम डोम शेप का था, स्ट्रेट हो गया था ना, अब क्या हो जाएगा? डोम शेप। क्या हो जाएगा? जितना वॉल्यूम बढ़ा था सारा वॉल्यूम घट जाएगा। मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इस समय ज्यादा कि कम? ज्यादा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एक्सपायरेशन। मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस जो बढ़ा था वो हो जाएगा कम, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस जो बढ़ा था वो हो जाएगा कम, मतलब नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और हो गया एक्सपायरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी ये लिखा है यहाँ पे, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। हमारे एब्डोमेन में एक एडिशनल मसल्स, एक्स्ट्रा मसल्स होता है, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्या करने का? स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या करने का? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो बताओ वो एडिशनल मसल्स कहां पाया जाता है? एब्डोमेन। कहां पाया जाता है? एब्डोमेन। जिसकी वजह से हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती। बराबर समझ में आया? ठीक। आगे, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ कितना टाइम बेटा? 12 से 16। कितने मिनट पर मिनट? कितना मिनट पर मिनट? कितनी बार कर सकता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन? आगे, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। और उससे माप किससे सकते हैं? स्पायरोमीटर, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मेरे साथ बोलना, मेरे साथ।
एक नॉर्मल और हेल्दी इंसान, हेल्दी मतलब किसे कहते हैं, जिसे कोई बीमारी ना हो, जो स्मोकिंग ना करता हो, जो गलत काम ना करता हो, अगर उसकी बात करें तो आप सुनना कि वो कितने टाइम 1 मिनट में ब्रीथ कर सकता है, कितने टाइम, कितने टाइम। अच्छा, और ये जो हो रहा है वॉल्यूम का घटना बढ़ना, इसको किससे माप सकते हैं, समझ में आया। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सेलेक्ट दी करेक्ट, करेक्ट बोला है, इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ऐसे नहीं बोलना है, पूछूंगा तब। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है हाँ या ना, सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, सही है गलत, सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, सही है गलत, इंक्रीज होगा कि गलत आए। अच्छा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज आए, अरे बोलो ना, तो बताओ कौन सा जवाब होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, ए इसका सही है। पूछा कब गया था बे, 2000, अच्छा यहां लिख दिए हैं क्या 2020, 2020। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते आप नहीं कर पाते हो, गलत कर देते। बेटा ये इंस्पायरेशन है, क्या है, इंस्पायरेशन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, कौन सा सही है इसका, ए बी सी डी में कौन सा, आ जाओ नेक्स्ट, अगला आगे बढ़ो। लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है, ध्यान से पढ़ो, सोच समझ के बोलना। एक्सपायरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, क्या इसकी वजह से आए। आगे लिखा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर, आए कौन सा, एक की दो, लिखा है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, सही या गलत है, बिल्कुल सही। कब पूछा गया था, नीट 2019, वो कहां, उड़ीसा। अगला लिखा है लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज, बताओ ए बी सी डी, 1 2 3 4, कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट, हाथ उठाओ, कितने लोग सेकंड, और कितने लोग कुछ नहीं बोल रहे, हाथ उठाओ। काहे नहीं बोल रहे हैं भैया, कुछ तो बोलो भैया, मुंह तो खोलो, 4 मई आने वाला है भैया, अभी नहीं खोलोगे तक तो खोलोगे, आ जाओ। लिखा है कि देयर इज ए निगेटिव, भैया डू नॉट बोल रहा है, देयर इज ए निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, सही है गलत है, अरे बोलो ना। आगे देयर इज ए निगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। अब एक बार ये अगर यहां क्या लिखता तो सही होता, देयर इज ए निगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पुलिंग एट द इंट्रा प्लूरल प्रेशर, बताओ क्या रहता तो सही हो जाता, ये सही है लाइन, क्या गलत है लाइन, तो इसमें क्या, क्यों डू नॉट कोलैप्स पूछ रहा है, किसकी वजह से, क्यों, क्योंकि निगेटिव क्या लगता है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जिसकी वजह से पुश होता है या पुल होता है, पुलिंग, यहां क्या लिखा है, पुलिंग लिखा है एट द लंग्स वाल, सही है, यही लाइन स्टेटमेंट सही है, पुश पुल, पुल ना करो, पुशिंग होगा सुअर। आगे बढ़ो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अच्छा आइए आ गया क्या भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट नहीं वेरी मोस्ट, और साले, और इसको याद कैसे रखना है, बस याद रखना है, क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है वो नहीं, याद रखना है ये समझ में आया कि नहीं, तो मेरे साथ चीखना, बस क्या करना, चीखना। पता है आप जो सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे ना, इससे पता चलेगा कि आप घर पे कुछ नहीं कर रहे थे, आप खाली टाइम पास कर रहे थे, और मुझे यकीन है कि आप वही कर रहे थे। आगे आइए, पहला कौन सा वॉल्यूम दिया है, टाइडल वॉल्यूम को हम टीवी बोल सकते हैं बेटा, टीवी, पी नहीं, हमने बोला टाइडल वॉल्यूम या टीवी। अच्छा इसमें मत, मैं सब पढ़ा चुका हूं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो। अच्छा एक नॉर्मल इंसान है, कितना, मैं जवाब पूछूंगा आप जवाब दोगे, यस सर, मैं बोला एक नॉर्मल इंसान है, कैसा, नॉर्मल, एक बार में
कितना इंस्पायर कितना एक्सपायर कर सकता है? कितनी बार में? एक बार। और वो कितनी बार करता है? 12 से 16। तो टोटल पूछोगे तो कितना होगा? समझ में आया कि नहीं? अगर एक बार पूछे तो आप क्या लगाओगे? 500। अगर पूरा 1 मिनट पूछे तो क्या लगाओगे? 6000 से 8000। समझ में आया कि नहीं आया? आगे अगला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं IRV। इंस्पायरेटरी मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब नॉर्मली उसने हवा जो लिया वो लिया ही, लेकिन फोर्सली भी लिया। क्या लिया? फोर्सली। और जो फोर्सली लिया वो क्या था? एडिशनल। क्या था? एडिशनल। तो कितना लिया बेटा? 2500 से 3000 ml। कितना लिया? तो अगर आपसे पूछा था IRV बराबर आ गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली तो जितना निकाला निकाला, फोर्सली भी निकाला, एडिशनल निकाला, तो वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। कितना बेटा? 1000 से 1100 ml। कितना? 1000 से 1100 ml। आपने पढ़ा होगा। अब बोलना मेरे साथ बोलना। हमने बोला एक बार में। कितनी बार में? कितनी बार में? इंस्पायर और एक्सपायर कितना ml किया? कितना किया? कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? और 1 मिनट में कितनी बार? 6000। कितना? 1 मिनट में कितना ml? 6000 से 8000। कितनी बार? 12 से 16। तो भाई बताओ क्या कहलाएगा? टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, हमने बोला फोर्सली इंस्पायर किया। क्या किया? इंस्पायर किया। तो वो कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो। और एक्सपायर किया फोर्सली तो मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। वैल्यू बोलो। 1000 से 1000 से। अच्छा, अगला है रेसिडुअल। क्या है? रेसिडुअल मतलब निकाला भी और बचा भी। निकाला भी और बचा भी। लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। दिस एवरेज कितना है बेटा? 1100 ml से 1200 ml। RV बराबर 1100 से 1200। हमें लगा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब मेरे साथ बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मेरे साथ बोलना, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। 500 कितना ml? कितना ml? एक बार। कितनी बार? एक बार। क्या हुआ? आया और गया तो कहलाएगा, कहलाएगा। और अगर 1 मिनट की बात करें तो 6000 से 8000 कहलाएगा टाइडल वॉल्यूम। कहलाएगा। अच्छा, हमने बोला एक और क्वेश्चन, 2500 से 3000 ml जबरदस्ती लिया तो कहलाएगा आए आए। और हमने बोला 1000 से 1100 ml जबरदस्ती निकाला तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और हमने बोला जबरदस्ती या जैसे भी निकाला तो बचा हुआ क्या कहलाएगा? आए भैया कितना होता है? याद रहेगा? यस सर। आ जाओ, अब मैं पूछूंगा। टीबी बराबर टीबी बराबर टीबी बराबर टीबी बराबर टीबी बराबर टीबी बराबर IRV 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 ERV 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 ERV। अच्छा, हमने बोला RV RV TV TV ERV। सीखना, ध्यान केंद्रित करो। टीबी बराबर ERV RV IRV RV। ध्यान को केंद्रित करो, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। टीबी बराबर IRV बराबर ERV बराबर ERV बराबर RV बराबर
क्या चीज? अच्छा, हमने बोला आप चीख के बताना, आंख बंद करके ऐसा लगे ना कि तुम्हें याद हो गया। 2500 से 3000, 2500 से 3000, 2500 से 3000, 2500 से 3000, 1000 से 1100, 1000 से 1100, 1100 से 1200, 1100 से 1200, 1100 से 1200, 2500 से 3000, 500, 500, 500, 6000 से 8000, 6000 से 8000, 1100 से 1200, 1100 से 1200, टीवी बराबर, टीवी बराबर, टीवी बराबर, IRV, IRV, ERV, ERV, RV। अब भूलोगे नहीं ना? चलिए सर आगे। बेटा अभी तक जानते हो सिर्फ मेरा गला सूख रहा था ना, इसीलिए तुम्हारा भी सुखवाना पड़ा। मैं गया हूं ना, तो दर्द हो रहा है क्या? आ जाओ। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का नाम सुना है क्या? IC बोलते हैं क्या? एडिशन ऑफ वॉल्यूम कॉल्ड एडिशन ऑफ वॉल्यूम कॉल्ड। अबे यार एक बात बताओ, सारे वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो कहलाएगा कैपेसिटी। क्या कहलाएगा? कैपेसिटी। हमने बोला पहला कैपेसिटी कौन सा है? इसमें लिखा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मली उसने एक्सपायर किया, उसके बाद जो लिया वही कहलाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। भैया इसमें कौन कौन जुड़ते हैं याद रखना, टाइडल वॉल्यूम एंड IRV। याद रखना यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए IC बराबर तो क्या बोलोगे? TV प्लस IRV, TV प्लस IRV। अगला है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कौन है? कौन है? हमने बोला लिखा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। भैया इसमें कौन आएगा? टाइडल वॉल्यूम एंड ER। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। ठीक, आगे आओ। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स। रिमेन मतलब बचा रहता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, इंक्लूड ERV प्लस RV, ERV प्लस RV। अगला लिखा है वाइटल कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, अंदर लिया, आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्सली एक्सपायरेशन करने के बाद। दिस इंक्लूड ERV, TV, IRV। और या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, दोनों के लिए, इंस्पायरेशन के लिए भी है और एक्सपायरेशन के लिए भी है, आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। याद रहेगा? अब आपको इसमें याद क्या करना है कि IC बराबर TV प्लस IRV, IC बराबर TV प्लस, अरे बोलो ना, IC बराबर, IC बराबर, IC बराबर, IC बराबर, IC बराबर, IC बराबर। हमने बोला EC बराबर, EC बराबर, EC बराबर, EC बराबर। याद रहेगा? याद रहेगा? FRC बराबर, FRC बराबर, FRC बराबर। हमने बोला VC बराबर बोल दो, ERV, TV, IRV। याद रहेगा? आंख बंद करके बोलो, IC बराबर, IC बराबर, EC बराबर, EC बराबर, FRC बराबर, ERV प्लस RV। हमने बोला VC बराबर ERV, TV, IRV। बहुत सिंपल है। हमने बोला IC मतलब इंस्पायरेटरी की बात कर रहा है तो उसमें IRV प्लस TV, और EC मतलब एक्सपायरेटरी की बात कर रहा है तो ERV प्लस TV, और FRC मतलब फंक्शनल रेसिडुअल की बात कर रहा है तो ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम RV। याद रहेगा? यस सर। VC मतलब वाइटल तो ERV भी रहेगा और IRV और TV भी रहेगा। याद रहेगा? यस सर। आगे आइए।
अगला है टोटल लंग कैपेसिटी, क्या दिया है? टोटल, टीएलसी क्या दिया है? अच्छा बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड मतलब इकट्ठा होना किसमें? लंग्स में, एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड कौन? आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, या ऐसे बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वाइटल कैपेसिटी है ऑलरेडी उसमें तीनों आ जा रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। और बचा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बताओ टीएलसी में सब आ जाएंगे। अब बोलना पड़ेगा तुम्हें। अब चीखो, तेज से चीखना। कैसे चीखना? तेज से। आ जाओ। नहीं यहां नहीं बोलना था, अभी मैं चिखवा रहा हूं ना, अभी चिल्लवा रहा हूं, चिल्लाओ। आओ। ए इसी बराबर, इसी बराबर, इसी बराबर, आईसी बराबर, आईसी बराबर, आए एफआरसी बराबर, ईआरवी, आईआरवी, टीवी। अच्छा हमने बोला, ये बताओ क्वेश्चन ही है, वीसी बराबर। अरे यार तुम लोग भूल गए क्या? ये दिया ना, ईआरवी, आईआरवी, टीवी। याद रखना इस चीज को, हमने बताया भी था। अच्छा फिर से बोल दो एक बार, क्वेश्चन तो सामने ही है तुम्हारे भैया। आओ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी एक पॉइंट छूटा हुआ है, उस पॉइंट को मैं तब पढ़ाऊंगा जब कंडक्टिंग पार्ट पढ़ा दूंगा तब। आ जाओ, सुनो सुनो, मेरे साथ बोलना, ठीक है? आईसी बराबर, अरे पूछ रहा हूं, आईसी बराबर, आईसी बराबर होता है टीवी प्लस आईआरवी। हमने बोला होता है ईसी बराबर ईआरवी प्लस टीवी। हमने बोला एफआरसी बराबर आईआरवी, ईआरवी, टीवी। कौन कौन? एक मिनट बोलो फिर से। ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी। वीसी बराबर, वीसी बराबर अब होगा ईआरवी, आईआरवी, याद रहेगा। अच्छा टीएलसी में सारे वॉल्यूम जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन देखो, वाइटल कब, अच्छा आईआरवी, ईआरवी और टीवी, बिल्कुल सही जवाब। आगे, अब देखो यहां लिखा, अरे बोलने दो पहले, लिखा है लंग्स। अच्छा अभी बोल रहे हो ना, अभी जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना, वो पीवाईक्यू नहीं है, वो मैंने बनाया। और उसमें जानते हो कौन कौन सा क्वेश्चन? मैच द कॉलम, स्टेटमेंट, करेक्ट इनकरेक्ट, असर्शन, रीजन, डायग्राम, सब है। अभी पता चलेगा, आ जाओ। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, आए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? रेसिडुअल, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत एयर बचा रहता है। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ो, नेक्स्ट। हाँ लो भैया, करके बताओ, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, बताओ। फटाफट फटाफट। ए, अगर बदतमीजी की है ना तो भाई मुझे जूता उतारने में समय नहीं लगा, इसीलिए मैं आज बूट पहन के नहीं आया। पहनने वाला मैं बूट ही था, वो जो यहां तक होता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं पहना क्योंकि निकालने में दिक्कत होगी। बेटा फेंक के मार दूंगा, सही बता रहा हूं। फिर तुम दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? करा मुंह से बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं? ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो गया? एक मिनट बेटा रुक जाओ। ए बेटा एक मिनट रुको।
पेन वाला कहाँ से बताए? अभी गायब हो गया था, कसम बता रहा, झूठ नहीं बोला। देखिए ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हो रहा। सर खड़े हैं ना, बिल्कुल तमीज नहीं है ना। हाँ सर। अच्छा, नया मिला है। बीच में नहीं हो रहा था, झूठ नहीं बोलना, सही बता। ओके सर, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा देखो, ये मतलब बेचैन हो गए हैं, मतलब रह ही नहीं पा रहे हैं। चलो इसको बंद करके रखो, तुरंत इसको निकालना नहीं है, रखो। आ जाओ इधर आओ। कौन सा बताया थे इसका? कौन सा? पहला। देखो कैसे, आपने पहले एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर बताओ क्या था? आए क्या बे? अच्छा एफआरसी बराबर क्या था? वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर क्या था? सब कुछ दिख रहा है आपको? यस सर, तो पहला ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। मैच करना है, मैच दी आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। भाई सब देख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा? दूसरा। चलो देखते हैं कैसे। टाइडल वॉल्यूम बराबर कितना? हमने बोला भैया अगला होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बराबर आए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बराबर रेसिडुअल वॉल्यूम बराबर, सब मैच कर रहा है। बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आ जाओ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो एल्वुलाई, अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, समझ रहे हो ना? यहां से क्वेश्चन आता है, लिखा आवाज अच्छी निकलनी चाहिए। एल्वुलाई आर दी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वुलाई होता है, कौन होता है? ये कैसा साइट है, कैसा जगह? प्राइमरी। कैसा है? किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई तो करता ही है, वो प्राइमरी साइट है, लेकिन भाई साहब ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। लिखा है O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट। और इन जगहों पे O2 और CO2 क्या होता है? एक्सचेंज। मेरे साथ बोलना, मेरे साथ। हमने बोला एटमॉस्फेयर से कौन आएगा? O2। कौन आएगा? सबसे पहले एल्वुलाई, सबसे पहले एल्वुलाई। एल्वुलाई से जाएगा ब्लड में, ब्लड से जाएगा टिश्यू में, ये कहलाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीनों लोग कर रहे हैं, यस सर। हमने बोला CO2 टिश्यू ने बनाया, CO2 टिश्यू ने बनाया, वहां से आया ब्लड, वहां से आया ब्लड, ब्लड से गया एल्वुलाई, ब्लड से गया एल्वुलाई, वहां से आया एटमॉस्फेयर। एक्सचेंज हो रहा है, यस सर। किसका? CO2 का। तो यही कहलाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आगे क्या लिखा है? बाई सिंपल डिफ्यूजन। भाई साहब जाके देखना, इस पे क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए इनका जो एक्सचेंज हो रहा है कौन से डिफ्यूजन से? सिंपल। कौन से? ना तो प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा है, ना तो किसी अगर बोले वहां पे एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, ना किसी चैनल का इस्तेमाल हो रहा है, ना किसी कैरियर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कहला रहा है सिंपल डिफ्यूजन। समझ में आया कि नहीं? लिपिड के बीचों बीच से निकल जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए गैसेस का डिफ्यूजन सिंपल होता है कि कैसा होता है? सिंपल। कैसा होता है? आगे, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, जिधर अमाउंट क्वांटिटी ज्यादा होगा प्रेशर उधर ही ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो सिंपल है, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट। हमने बोला कि भाई साहब जिधर प्रेशर ज्यादा होगा, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा, और उधर ही से मूवमेंट भी होगा। बोलो समझ में आया? तो आगे क्या लिखा है कि
solubility of the gases as well as साथ ही साथ thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. सुनो भाई, हमने बोला जो गैस, बोलो ठीक है, जो गैस ज्यादा घुलनशील होगा क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा क्या होगा, तो उसका मूवमेंट जल्दी होगा, वो डिफ्यूज जल्दी होगा. समझ में आया? यस सर. और जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है या कोई भी मेम्ब्रेन है, चाहे कैपिलरी का हो चाहे एल्विलाई, उसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है. कोई चीज पतली होगी तो उधर से चीजें जल्दी चली जाएंगी, कोई चीज मोटी होगी तो जाने में दिक्कत होगा. तो बताओ ऐसे दो फैक्टर का नाम बताओ. कितने फैक्टर? दो, जो क्या करते हैं, डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं. पहला सॉल्युबिलिटी, पहला 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 दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. वो कोई भी मेम्ब्रेन हो सकता है, चाहे एल्वियोलर मेम्ब्रेन चाहे एल्वियोलर कैपिलरीज का मेम्ब्रेन. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ो. आगे लिखा है कि प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय ए इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. देख भाई, अब जो भी हम बातें करेंगे सब पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में करेंगे. मान लो एक डब्बा है, क्या है, डब्बा. उस डब्बे में बहुत सारे गैसेस हैं, क्या है, बहुत सारे. लेकिन उसमें से सिर्फ एक गैस निकालेंगे तो उस गैस को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ. ऑक्सीजन निकाला तो ऑक्सीजन, CO2 निकाला तो CO2. मतलब बहुत सारे डब्बे में से हमने क्या निकाला, ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अगर CO2 सिर्फ निकाला तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. बरोबर याद रहेगा? यस सर. आगे क्या लिखा है, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the टू साइड एंड दी, क्या लिखा है बेटा ये, टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल. एक टेबल दिया डाटा के फॉर्म में, उसमें हम देख लेंगे. लेकिन ये जो हमने पढ़ा एक बार बोलो, प्राइमरी साइट गैसियस एक्सचेंज का कौन है, कौन है, कौन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्राइमरी साइट, प्राइमरी साइट. अच्छा, उसके बाद क्या ब्लड और टिश्यू में भी डिफ्यूजन होता है? क्या एक्सचेंज में ये भी हेल्प करते हैं? बोलो हाँ या ना? यस सर. अच्छा बताओ, एक्सचेंज कौन कौन से गैसेस का होता है? O2 एंड CO2, O2 एंड CO2. अच्छा बताओ, अगर कंसंट्रेशन या प्रेशर जिधर ज्यादा होगा उधर ही से तो मूवमेंट होगा कम की तरफ. यस सर. तो यही चीज इन्होंने लिखा, जितने भी गैसेस हैं इनका जो मूवमेंट हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों के अंतर पे डिपेंड करता है. पहला बताओ प्रेशर, दूसरा बताओ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अच्छा ये बताओ, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है सिंपल है कि कौन सा है, कौन सा? अच्छा एक बात बताओ, हमने बोला जो डिफ्यूजन हो रहा है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है कम ज्यादा हो सकता है. यस सर. इसको कौन इफेक्ट करते हैं? पहला बताओ सॉल्युबिलिटी. पहला बताओ, जो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा जल्दी जाएगा या स्लो जाएगा, और जो कम सॉल्युबल होगा वो लेट जाएगा. हमने बोला ये बताओ. दूसरा थिकनेस ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थिकनेस में भी, कैपिलरी के भी थिकनेस में भी. आगे बढ़ो. अच्छा ये बताओ, हमने बोला एक डब्बा है, क्या है, डब्बा. उस डब्बे में से अगर हम O2 निकाले तो क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हमने बोला अगर CO2 निकाले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और सारे गैसेस का एक डाटा में दिया गया है पार्शियल प्रेशर. इंपॉर्टेंट है बेटा. क्यों? क्योंकि पूछा गया है. सर एक बात बताइए, रिस्पायरेटरी गैसेस, यहां O2 होगा और यहां CO2 होगा. ये जरूर याद रखना, पूछा गया है. हमने बोला एटमॉस्फेरिक एयर में O2 कितना है, कितना है, एल्विलाई में ब्लड कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, कितना है, ब्लड कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, कितना है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं mmHg. किससे लिखते हैं बेटा, mmHg. किसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैस, ऑक्सीजन एंड CO2. बताओ टिश्यू में कितना, 40. अब मेरे साथ बोलना, मैं बोलूंगा आप जवाब देना. O2 की बात कर रहे हैं, किसकी बात, O2. एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mmHg. अच्छा एल्विलाई में 104. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्विलाई, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
हमने बोला ऑक्सीनेटेड ब्लड, टिश्यू, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्विलाई, बरोबर याद रहेगा? यस सर। हमने बोला ये बताओ CO2 एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्विलाई में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ऑक्सीनेटेड ब्लड में, टिश्यू में। इसका तो बहुत आसान है याद करना, आंख बंद करके बोलना, सीरीज याद रहे, इधर उधर पूछ दे आप, फिर सीरीज याद रखना, फिर आंसर कर लेना। हमने बोला O2, आंख बंद करो, O2 कौन? एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्विलाई में, एल्विलाई में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ऑक्सीनेटेड ब्लड में, टिश्यू में, टिश्यू में, एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्विलाई में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ऑक्सीनेटेड ब्लड में, टिश्यू में, एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्विलाई में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ऑक्सीनेटेड ब्लड में, टिश्यू में। आ जाओ CO2 एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्विलाई में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ऑक्सीनेटेड ब्लड में, टिश्यू में। समझ में? आगे अच्छा, हमने बोला सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो भाई, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या? सुनो, एटमॉस्फेयर से कौन आया? O2, किस में आया? एल्विलाई, वहां से ब्लड, वहां से टिश्यू। ये तो किसका है? O2 का। इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? CO2। टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्विलाई, एल्विलाई से एटमॉस्फेयर। याद रहेगा? यस सर। तो बोलना मेरे साथ, लिखा है क्या कि भैया फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्विलाई कौन जा रहा है? CO2। याद रहेगा? यस सर। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जरूर रखा जाता है क्या? एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। जो सॉल्युबिलिटी होती है किसकी? CO2 की। कितना गुना बेटा? 20 से 25 गुना टाइम ज्यादा होता है। किससे? किससे बेटा? किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? सॉल्युबिलिटी किसकी? अरे बोलना, किसकी? किसकी? हमने बोला सॉल्युबिलिटी जो CO2 की होती कितना टाइम? कितना टाइम ज्यादा होता है? किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। आगे, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन मतलब सकता है, कर सकता है। ये सब शब्दों पे ध्यान दिया करो, ऐसे ही रखते हैं NCERT की लाइन और कैन हटा देते हैं, और कैन हटा देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लिखा कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। देख भाई, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, पर डिफरेंस क्या लिखा है? पर डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर में उनका डिफ्यूजन होता है। समझ में आया? पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। अगर देखा जाए तो CO2 का ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में बेटा? O2 के। किसके? O2। तो आपके लिखा भी आएगा प्राइमरीली, क्या लिखाएगा? प्राइमरीली क्या लिखेगा? पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। किसका? CO2 का या O2 का। तो अगर देखा जाए पर यूनिट डिफरेंस, पर यूनिट जो डिफरेंस होता है दोनों में अंतर होता है किसमें? पार्शियल प्रेशर। किसके? O2 और CO2 इज मच हायर। क्या होता है? हायर। किसका? CO2 का। किसके कंपैरिजन में? O2 के। ये लाइन बेटा ना, इस लाइन को क्या करना, इस लाइन को, और कौन सी लाइन? ये लाइन लिख देना, कभी भी आ सकता है, NTA के मूड के हिसाब से पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक का सबसे सबका फेवरेट लाइन है ये। ठीक है, आगे बढ़े, मेरे साथ बोलना। पूछूं? आ जाओ। सॉल्युबिलिटी CO2 की कितना गुना ज्यादा हो? तो कितना? अच्छा, हमने बोला ये बताओ जो अमाउंट होता CO2 का, किसका अमाउंट? किसका? CO2 का। वो डिफ्यूज हो सकता है? डिफ्यूज हो सकता है किसके थ्रू? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और बोला जाए कैसे? पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, और वो मच बहुत ज्यादा होगा किससे? O2 से। समझ में आया? इस लाइन को लाइन पूरा बोलो। क्या बोलो? लाइन। द अमाउंट ऑफ किसका? द अमाउंट ऑफ किसका? द अमाउंट ऑफ किसका बे? हमने बोला ये क्या कर सकता है? किसके थ्रू कर सकता है?
कैसे बोलो? पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज कंपेयर टू दैट ऑफ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला लिखा है यहां पे, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। कितने लेयर से बना होता है? 3। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देख भाई, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 ही लेयर होते हैं। अच्छा, एक एल्वुलाई का हो गया, क्या हो गया? अरे बोलना, एक क्या हो गया? एल्वुलाई। और एक कैपिलरी का, किसका? बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोल हाँ या ना? ठीक। आगे लिखा है कि 3 मेजर लेयर नेमली, नाम लिखा है द थिन, पतला सा स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी। याद रखना नाम। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भैया जो एल्वुलाई है, कौन है? एल्वुलाई। अगर उसकी बात करें, बहुत ध्यान से देखना, अगर एल्वुलाई की बात करें तो ये किसका बना होता है? स्क्वेमस इपिथेलियम। किसका बना होता है? थिन होता है कि थिक होता है बाबा? थिन होता है कि थिक होता है? ठीक। आगे बढ़ो। हमने लिखा जो एल्वियोलर कैपिलरी होता है वो किसका बना होता है? एंडोथेलियम। किसका बना होता है? एंडोथेलियम। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? बरोबर आया कि नहीं आया? आया। ठीक। चलिए आगे बढ़िए। लिखा है, फिर से बोलो। हमने बोला कि एल्वुलर मेम्ब्रेन किसका बना होता है? थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। हमने बोला बताओ एल्वुलर कैपिलरी किसका बना होता है? एंडोथेलियम। आगे बढ़ो। लिखा एंड दी बेसमेंट सब्सटेंस, कौन है? बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ए thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surround the single layer of endothelial cell of capillary। ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? अरे बोलना, स्क्वेमस एपिथेलियम उसको सपोर्ट दे रहा है। और हमने बोला कि बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग, घेर के किसको रख रहा है? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। मैं 2 वर्ड में पूछूंगा, कितने वर्ड में? 2। क्या जवाब दोगे? हमने बोला डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन होता है, एल्वुलाई के पास होता है, उसको एल्वुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जवाब दो, एल्वुलर मेम्ब्रेन किसका बना होता है? थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। एल्वुलर कैपिलरी का भी होता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। और जो एल्वुलर कैपिलरी होता है, अगर उसकी बात करें, बहुत ध्यान से जवाब देना, एल्वुलर कैपिलरी, एल्वुलर कैपिलरी की अगर बात करें तो वो किसका बना होता है? एंडोथेलियम। किसका बना होता है? किसका बना होता है? एंडोथेलियम। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। हमने बोला बीच में क्या बेसमेंट सब्सटेंस होता है? यस सर। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है? यस सर। हमने बोला ऊपर से सपोर्ट किसको देता है? स्क्वेमस को। किसको देता है? और घेर के किसको रखता है? एंडोथेलियम। किसको रखता है बेटा? एंडोथेलियम। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। आगे बढ़ो। लिखा है क्या? इन बिटवीन देम, और उनके बीच में प्रेजेंट होता है। अब पूछा था किसके बीच में? ऊपर, ऊपर, नीचे, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रहेगा? ठीक। आगे लिखा हाउ एवर, जबकि इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। जबकि देखा जाए बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो थिकनेस, मोटापा होता है, वो मिलीमीटर से भी कम होता है। मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। ए लिखा है ना, ए मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। समझ में आया कि नहीं? तो भैया आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल, फेवर में है फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। मतलब जितने भी फैक्टर हैं सब क्या है? फेवर में है कि भैया एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाए और आपका टिश्यू वाला एटमॉस्फेयर में चला जाए कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलो। हमने बोला ये बताओ भैया, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन होता है कौन होता है? डिफ्यूजिंग। एल्वुलाई का नाम सुना है? एल्वुलाई का नाम सुना है? एल्वुलर मेम्ब्रेन होता है। और जो एल्वुलर मेम्ब्रेन होता है, अगर उसकी बात करें किसका बना होता है? चीख के बताओ। और हमने बोला जो आपका एल्वुलर कैपिलरी होता है उसका मेम्ब्रेन, इनके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है। क्या ये मिलीमीटर से भी कम होता है? अच्छा बताओ, ऊपर से सपोर्ट देता है क्या? और नीचे से घेर के रखता है क्या? अच्छा याद करो, सॉल्युबिलिटी एक ये भी फैक्टर था। अच्छा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी फैक्टर था। ये सारे फैक्टर फेवर में है भैया O2 के आने और CO2 के जाने के। क्वेश्चन पढ़ो। है?
अबे पढ़ तो लेने दो पहले क्वेश्चन हुआ। बी ऑप्शन टिक मार सकते हैं, गलत नहीं होगा ना। कोई यूट्यूब में कमेंट में नहीं लिख देगा ना कि भैया गलत ऑप्शन गलत। साले तुम लोग के चक्कर में लगा देते कभी कभी, हम पढ़ते भी नहीं है क्वेश्चन सही से। पक्का सही है ना, गलत नहीं है ना। लो बी पढ़ लो क्वेश्चन। द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई, बताओ आए कहां कहां पूछा ये बताओ। आए एल्वुलाई पूछा है ना, एल्वुलाई में बताओ O2 कितना होता है, CO2 कितना होता है। सही है क्या, आगे बढ़े क्या। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लिखा दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। भी 1 2 3 4 कितने लोग बोल रहे हैं, 1। कितने लोग बोल रहे हैं, 2। जितने लोग बोल रहे हैं 2 हाथ उठाएं, वेरी गुड। लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स मोर देन दैट इन द ब्लड, ब्लड से ज्यादा। चलो भैया आगे बढ़ो। इक्वल तो होता नहीं है, आगे लेस देन ब्लड से कम तो होता नहीं है। लिखा लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ भी नहीं। एल्वुलाई भाई ज्यादा ही होता है। अब कितना होता है एल्वुलाई बताओ, 104। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कितना, 159। यहां डायग्राम नहीं दिया बेटा, शायद डायग्राम है ना, नहीं दिया। इसको आगे बढ़ जाए, अब नहीं दिया तो कर कैसे पाओगे, इतने गुनी तो हो नहीं आप। आ जाओ नेक्स्ट। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वुलाई द लंग्स टेक्स प्लेस बाय आए सिंपल डिफ्यूजन। चल भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें कुछ नहीं तैयार करना, जितना मैं बोलूंगा उतना ही तैयार करना, बाकी सब छोड़ देना। आगे लिखा ब्लड इज अ माध्यम, मतलब मीडियम। क्या होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन का माध्यम कौन है, कौन है, कौन है। लिखा है 97%। कौन ट्रांसपोर्ट O2 को करता है, RBC ब्लड में। आगे रिमेनिंग कितना परसेंट बचा, 3। कौन करता है, O2। किस स्टेट में, डिजॉल्व। कौन करता है, प्लाज्मा। कौन करता है, प्लाज्मा। आगे आ जाओ 20 से 25%। कौन बेटा, CO2। ट्रांसपोर्ट कौन करता है, RBC। जबकि 70% कौन, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 7% CO2 डिसॉल्व स्टेट बाई प्लाज्मा। अब मैं पूछूं, अच्छा RBC के माध्यम से O2 कितना होता है, कितना, और प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में। समझ में आया, ठीक। हमने बोला CO2 आपके RBC से कितना, और हमने बोला एज अ बाइकार्बोनेट, और हमने बोला आखिरी, आखिरी क्या पूछ रहा हूं, आखिरी। अच्छा आखिरी बताओ डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का नाम सुना है, क्या ये RBC के अंदर होता है। रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रेजेंट इन दी RBC। O2 जो होता है क्या बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ इन ए रिवर्सिबल मैनर में, क्या मतलब तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मतलब जैसे बना वैसे अलग भी हो जाएगा, जैसे ही ये कहां पहुंचेगा, टिश्यू के पास। लिखा ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, कितने, 4। कितने, 4। आगे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल है, जब ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है तो पार्शियली प्रेशर किससे रिलेटेड होगा, ऑक्सीजन से। अगर CO2 होगा तो क्या लिखोगे, प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, उसको बाइंड ना होने के लिए, होने ही नहीं देगा कौन, आपका जितना नाम लिया हो, कौन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर और दूसरे भी फैक्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक। अभी मैं आखिरी में बोलूंगा, आप समझ जाओगे। आगे A sigmoid curve is obtained, कौन सा कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कर्व, सिग्मॉइड। When percentage saturation of the hemoglobin with O2 is plotted against the PO2, बोलो हाँ या ना, ठीक।
लिखा है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, किसके अगेंस्ट प्लॉट हो रहा है बेटा? PO2 के। किसके अगेंस्ट? PO2 भैया। तब कौन सा कर्व मिलेगा? सिग्मोइड। आगे, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड। कैसा होता है? एस शेप का होता है। यस सर। आगे बढ़ो। लिखा है क्या कि एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, H+ कंसंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। बोलो समझ में? धीरे धीरे बाइंड करता है, एक टाइम पे बहुत तेज बाइंड करता है, आखिरी में रुक जाता है जब वहां पहुंच जाता है। आगे लिखा है इन दी एल्वुलाई, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे? एल्वुलाई। एल्वुलाई में O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा। क्या है? ज्यादा, तो वहां बाइंडिंग होगी। लिखा है वेयर एज देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। एल्वुलाई में O2 PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है, टेम्परेचर कम है, H+ कम है। द फैक्टर ऑल फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या चाहिए पहले बताओ? PO2 PCO2 H+, टेम्परेचर ये सब कम हो और O2 ज्यादा हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। आगे आओ। लिखा है इन द टिश्यू। अब टिश्यू में बताओ, लो PO2 बाकी सब हाई, CO2 हाई, H+ हाई, टेम्परेचर हाई, एडजस्ट द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं समझ में आया? अच्छा, एल्वुलाई में O2 ज्यादा था, एल्वुलाई में O2 ज्यादा था तो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा, बाकी सब कम, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है? यस सर। लेकिन टिश्यू में CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, O2 कम, तो हो गया डिसोसिएशन। समझ में आया? ठीक। आगे आओ। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स। किसमें बेटा? लंग्स। क्लियर है कि भैया लंग्स में O2 ज्यादा होता है इसलिए बाइंड करता है। सरफेस एंड गेट डिसोसिएट एट द टिश्यू, और अलग कहां हो जाता है? टिश्यू में। एवरी कितना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसा लाइन है? मोस्ट। एवरी कितना ml बेटा? 100 ml। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कैन क्या कर सकते हैं? डिलीवर। कितना? 5 ml ऑफ O2। कितना ml? और किसको डिलीवर करेंगे? टिश्यू को, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब मैं पूछूं कितना ml ऑक्सीजन, कितना ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना? हमने बोला 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना ml O2 डिलीवर कर सकते हैं टिश्यू को? कितना? अगर CO2 होगा तो इसकी जगह 5 की जगह 4, 5 की जगह 4, ऑक्सीजनेटेड की जगह डीऑक्सीजनेटेड। याद रहेगा ना? चलिए सर आगे। इतना समझ में आया? अभी आखिरी में बोल दूंगा, आ जाओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मतलब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है तो कहलाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितना परसेंट? 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा? सिंपल है, प्राइमरीली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बोला PCO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। यहां PO2 अगर ज्यादा हो गया तो बाइंड नहीं होने देगा, PO2 कम रहेगा तो बाइंड होने देगा। लिखा है व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो। कहां पे? टिश्यू में। ऑब्वियस ही बात होगा कम, तो हमने कौन कम होगा? O2। कौन ज्यादा होगा? CO2। तो लिखा है मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स वेयर एज व्हेन PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई। कहां पे? एल्वुलाई। डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग। अभी आप जवाब दोगे। That is CO2 which is bound to hemoglobin from कहां? टिश्यू एंड डिलीवर एट दी एल्वुलाई। और कहां जाता है? एल्वुलाई। RBC कंटेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नाम बताओ? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मतलब RBC
जो होता है उसके पास बहुत ज्यादा पाया जाता है एक एंजाइम, नाम बताओ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी होता है लेकिन बहुत थोड़ा। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, इधर से इधर और इधर से उधर। ये जो रिएक्शन हो रहा है वो टिश्यू में हो रहा है। कहां हो रहा है? टिश्यू। CO2 किसके साथ बाइंड कर रहा है? H2O। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक, तो बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट H+, और इसको लेके जाएंगे कहां पे? एल्वुलाई। फिर ये रिएक्शन अलग हो जाएगा तो CO2 चला जाएगा एल्वुलाई में, H2O रह जाएगा वहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आया। लिखा है कि एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब ग्लूकोज ब्रेक होता है, इसकी वजह से वहां CO2 ज्यादा। CO2 diffuse into blood, RBC and plasma के थ्रू and form SCO3 minus bicarbonate and H+. At the alveolar side, अब कहां पहुंच गया? alveolar side, where PCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction. ऐसे से ऐसे होने लगेगा, leading to the formation of CO2 and H2O. Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transport the alveoli is released out as CO2, क्योंकि रिएक्शन उल्टा हो गया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। आगे लिखा है एवरी कितना ml? 100 ml। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। डिलीवर अप्रॉक्स 4 ml क्या? CO2। किसको करता है? एल्वुलर। बरोबर समझ में आया कि नहीं? एक बार मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, मेरे साथ। ठीक 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 ठीक। एल्वुलाई में O2 ज्यादा या कम? O2 ज्यादा, CO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, तो भैया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अच्छा, टिश्यू में O2 कम, CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, तो अलग हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक, ये हो गया काम। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं बोलूंगा। मैंने बोला ये बताओ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है? यस सर। जब CO2 किसके साथ बाइंड करता है? इनके साथ करता है। ठीक, कहां पे? टिश्यू। O2 कम, बाकी सब ज्यादा। अच्छा, जैसे एल्वुलाइन पहुंचता है, कहां पहुंचता है? एल्वुलाइन, वहां O2 ज्यादा, बाकी सब कम, हो जाता है डिसोसिएशन। अच्छा, एक बात बताओ, हमने बोला एज अ बाइकार्बोनेट, एज अ बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा आरबीसी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। प्लाज्मा में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। अच्छा सर, एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं सर कि बाइकार्बोनेट पहले CO2 H2O मिलते हैं? यस सर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है? यस सर। बनता कार्बोनिक एसिड, फिर बनता है बाइकार्बोनेट प्लस H+ आयन। अच्छा, बाइकार्बोनेट फिर कहां जाता है? एल्वुलाई। रिएक्शन उल्टा हो जाता है, अलग, CO2 एल्वुलाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, 100 ml कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। डिलीवर कितना ml CO2 किसको करता है? एल्वुलाई, क्योंकि जाता है टिश्यू से। क्वेश्चन बताओ क्या होगा? है 1 2 3 4। कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट? कितने लोग बोल रहे हैं सेकंड? लिखा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वुलाई। फेवरेबल पूछ रहा है, ठीक है, मतलब एल्वुलाई में। बताओ, हाई PO2 एंड लेसर H+ कंसंट्रेशन। हाई PO2 हाई CO2 ये हो ही नहीं सकता। लो PCO2 एंड हाई H+ ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। कौन सा होगा? बी। आगे बढ़ो सर, नेक्स्ट बताओ। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ह्यूमन बीइंग एवरेज 100 ml। ठीक, ये बताओ। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वुलाई। ABCD 1 2 3 4। कितने लोग बोल रहे हैं? 2। हाँ, तब सही है। चलो, हाई PO2, लो CO2, लेस H+ टेम्परेचर, सही है बिल्कुल। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला बताओ। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली partial pressure of CO2 can interfere with the oxygen binding with hemoglobin. Higher H+, हायर H+, भाई गलत दे दिया, ठीक है, लिख लो। आगे बढ़ो। रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, तो क्या होगा? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लीवर, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। भाई ब्रीथिंग एंड एक्शन से रिलेटेड, सोच समझ के जवाब देना। बताओ, कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट?
हमने बोला ब्रीथिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ब्रीथिंग। तो कहीं और दिमाग मत लगाइएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा है? द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग। बताओ फटाक से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट? अप्रोक्सीमेटली 70%, कितना परसेंट? 70% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। कितना? एज अ बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। रेगुलेशन, इसमें कुछ मत पढ़ना, जितना मैं बोल रहा हूं उतना बस ध्यान से देना। लिखा है ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। हमारे पास कैपेसिटी होता है। आगे, सूट डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। जब टिश्यू में CO2 ज्यादा हो जाता तो कहता भाई निकालो। आगे आओ। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, मतलब हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, नाम बताओ। मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ये जो आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ब्रीथिंग करते हो भैया, ये इसको कंट्रोल कौन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहां पाया जाता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। Another center present in the pons region, कहां होता है? pons region of the brain called pneumotoxic center। ये सिर्फ नकल करता है। क्या करता है? नकल। and moderate the function of the respiratory rhythm center, और उसको moderate करता है। क्या करता है? moderate। neural signal from this center can reduce the duration of respiration and thereby alter the respiratory rate। ये जो न्यूरल सिग्नल निकलता है कहां से? न्यूमेटॉक्सिक सेंटर से, तो रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ रिस्पिरेटरी, क्या लिखा है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, और उसके बाद क्या होता है? चेंज हो जाता है रिस्पिरेटरी रेट। ये कौन करता है? पॉन्स रीजन में जो पाया जाता है न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। आगे लिखा है अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, मतलब एकदम पड़ोस में होता है। कहां होता है? पड़ोस में। कौन? कीमोसेंसिटिव एरिया। विच इज हाईली सेंसिटिव टू, किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पूछा जाए कीमोसेंसिटिव एरिया किसके पास होता है? रिदम सेंटर। और हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए? CO2 और हाइड्रोजन आयन। लिखा इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर ये सारी चीजें CO2 और H+ बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो एक्टिवेट हो सकता है यह सेंटर। which in turn can signal the rhythm center to make necessary, और सिग्नल भेजना इसके लिए क्या हो जाएगा? जरूरी। adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated, जिसकी वजह से CO2 को निकाला जा सकता है। आगे बढ़ो। ये ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है मैं बोल दे रहा हूं एक बार, अब बोलना मेरे साथ। हमने बोला कि रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन होता है? मेडुला। कौन होता है? न्यूमेटॉक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है? पॉन्स। क्या ये ड्यूरेशन बदलता है? यस सर। जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी रेट भी बदल सकता है? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और हमने पूछा, हमने बोला कीमोसेंसिटिव एरिया होता है? यस सर। किसके बगल में होता है? रिदम सेंटर। क्या ये सेंसिटिव दो लोग के लिए होता है? यस सर, CO2 और H+। जैसे ही इस एरिया में CO2 बढ़ता है तो ये अलग सिग्नल भेजने लगता है, जिसकी वजह से उसको बाहर निकाला जाता है। बताओ, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद कौन कौन से जगह पाए जाते हैं? ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। मतलब ये कुछ रिसेप्टर एरियाज होते हैं जो कहां पे? ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि भैया CO2 में कोई बदलाव हो रहा है, कम या ज्यादा का, H+, तो ये भी सिग्नल भेजते हैं कि भाई ज्यादा हो रहा है, अब इसको निकाला जाए। आगे, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर। रिदम सेंटर मतलब मेडुला को भेजते हैं फॉर रेमेडियल एक्शन, तत्काल में आप एक्शन लीजिए और इसको बाहर निकालिए। The role of oxygen in regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। किसका रोल होता है बताओ? CO2 का कि O2 का? किसका होता है? CO2। O2 का उतना नहीं होता है। क्वेश्चन बताओ, when you hold your breath, which of the following gas change in blood would first lead to the erga breath? कौन सा? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ABCD, सोच समझ के जवाब देना। कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, कितने लोग थर्ड, कितने लोग फोर्थ? कैसे भैया बताओ? When you hold your breath, आपने रोक लिया, ठीक है। Which of the following gas change in blood would first lead to the urge to breathe? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताओ। कितने लोग बोल? हमें भी नहीं पता। कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा बताओ भारी संख्या किसकी लग रही है, सेकंड की फोर्थ? अच्छा बताओ कैसे फोर्थ होगा? जाएगा नहीं अंदर से बाहर तो CO2 अंदर बढ़ जाएगा और फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन। भैया फॉलिंग मतलब क्या? O2 का कंसंट्रेशन क्यों कम होगा बताओ? क्योंकि जो बचा कुचा वो यूटिलाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता क्योंकि रोके है ना, रोके है ना, रोके निकलने दे ही नहीं रहे, और निकलने नहीं देंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? अंदर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म तो चल ही रहा है ना, O2 यूटिलाइज हो रहा है ना, O2 कम हो रहा है ना, और CO2 बढ़। ऐसे देखा जाता है। आगे बढ़ो। डिसऑर्डर बोलो। सर डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी, पहला है अस्थमा। अस्थमा जानते हो, लिखा है इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। वीजिंग मतलब साए साए की आवाज आती है, और फुसफुसिया इस्तेमाल करते हैं। तो अस्थमा में क्या होता है बताओ? सांस लेने में, सांस लेने में, अरे ठीक ना, सांस लेने में। और हमने बोला भैया वीजिंग आवाज आती है, क्या आवाज क्यों आती है? इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें? ब्रोंकाई और। अच्छा इम्फाइजिमा की बात जानते हो? यस सर। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है लंबे समय तक, यही होता है ना? यस सर। विच एल्वियोलर वॉल, इनका जो एल्वियोलर वॉल होता है वो क्या हो जाता है? डैमेज, ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, और जो रिस्पिरेटरी सरफेस होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। आगे फिर से बोलो। इम्फाइजिमा की बात करें तो ये कैसा डिसऑर्डर होता है? क्रॉनिक। कैसा डिसऑर्डर? क्रॉनिक। इन विच एल्वियोलर वॉल क्या होता है? डैमेज, ड्यू टू, क्यों, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। ठीक है आगे बढ़ो। क्यों होता है? स्मोकिंग, सिगरेट। अगला पढ़ो। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसको मरे साले तुम लोग, ORC। क्या लिखा है? ORC। पढ़ो ध्यान से साले। सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है? स्पेशली दोज इन्वॉल्व ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहां पे ग्राइंडिंग होती है और जहां पे स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट, बहुत ज्यादा डस्ट निकलता है, प्रोड्यूस दैट दी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उनको रोक नहीं पाता है। विद दिस सिचुएशन लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू दी फाइब्रोसिस। अगर लंबे समय तक उस डस्ट में हो तो आपको क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से हो जाएगा फाइब्रोसिस, जिसे बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेद। एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, जिसकी वजह से आपका लंग्स डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। और हमने क्लास में और भी चीजें पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी बताओ? फाइब्रोसिस बोला था, दूसरा सिलिकोसिस बोला था, एक और बोला था एस्बेस्टोसिस। याद रहेगा? यस सर, 3 नाम याद रखना। आगे आओ, क्वेश्चन बोलो। डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स, मेनी पीपुल इन अर्बन एरिया सफरिंग फ्रॉम, बोलो। आप बताओ भाई, ये बताओ फटाक से कौन सा होगा? सी। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पर रिप्रेजेंट द लंग्स ड्यूरिंग अस्थमा? ABCD। अरे भैया इन्फ्लामेशन होता है ना। चलो ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी? आ गया ना, सिलिकोसिस। कौन होगा? सिलिकोसिस। आगे बढ़ो। बस बेटा वो जो सीट दिया हूं उसको आप क्या करोगे? लगाओगे। क्या करोगे? और कल है, ऐसे मैं कर रहा हूं, कल आते ही ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या करूंगा? लगवाऊंगा। आते कितने मिनट में? 15। जैसे वो हुआ फिर बॉडी फ्लूइड पढ़ाऊंगा, फिर उसका सीट मिलेगा, फिर वो अगले दिन लगवाऊंगा। ऐसे क्या हो जा रहा है? 2-2 दिन। तो कैसा लगा आप लोग को? थैंक यू सो मच।